नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुलकेशियन द्वितीय के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में पुलकेशियन द्वितीय की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का एक महानतम शासक था और वो कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था, जिसने अपने चाचा मंगलेश और उसके समर्थकों की हत्या करके वातापी के चालुक्य वंश की गद्दी पर अधिकार किया था। पुलकेशिन द्वितीय का हैदराबाद का ताम्रपत्र विलेख शक संवत 534 यानी 612 ईस्वी का है, जो उसके शासनकाल के तीसरे वर्ष का है। इसलिए पुलकेशिन द्वितीय का राज्यारोहण 610 ईस्वी में माना जा सकता है। वैसे तो पुलकेशियन वातापी का स्वामी तो हो गया था, किंतु गृह युद्ध के कारण चालुक्य राज्य में चारों ओर अराजकता और अव्यवस्था फैल गई थी। और ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार जब मंगलेश का छत्र भंग हुआ तब संसार अरिकुल के अंधकार से ढक गया और पुलकेशिन द्वितीय अपने अपने प्रताप प्रभाव से उसे प्रकाशित किया। संभवतः चालुक्य राज्य की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर कुछ सामंत अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे और आपायिक तथा गोविंद जैसे पड़ोसी चालुक्य राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। परंतु सौभाग्य से पुलकेशिन द्वितीय असाधारण वीरता और साहस से संपन्न था। उसने अपने बाहुबल और कूटनीति से न केवल समस्त शत्रुओं का दमन किया और चाणक्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया था, बल्कि अपनी अनेकानेक विजयों द्वारा चालुक्य राज्य का चतुर्दिक विस्तार भी किया। अब आइए जानते हैं पुलकेशिन द्वितीय की विजय के बारे में। चालुक्य राज सिंहासन ग्रहण करने के समय पुलकेशिन द्वितीय के समक्ष दो समस्याएं थी। एक तो आंतरिक शत्रुओं से चालुक्य राज की रक्षा और दूसरे साम्राज्य के अधीनस्थ प्रांतों जो संकट काल में उसके अधिकार से निकल गए थे, उन पर पुनः अधिकार प्राप्त करना। पुलकेशिन ने सर्वप्रथम राजधानी में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और इसके बाद उसने अपने दिग्विजय अभियान का आरंभ किया, जिसका विवरण ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। ऐहोल प्रशस्ति से पता चलता है कि सर्वप्रथम पुलकेशियन ने मीमा यानी भीमरथी नदी के उत्तर में आपायिक को परास्त किया और उसके सहयोगी गोविंद को अपने ओर मिला लिया। संभवतः पुलकेशियन द्वितीय की व्यस्तता का लाभ उठाकर आपायिक और गोविंद अपनी हस्ती सेना सहित भीमा यानी भीमरथी नदी के उत्तरी किनारे तक बढ़ आए, जिससे वातापी और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए खतरा पैदा हो गया, जिसके पुलकेशियन ने अपनी कूटनीति और वीरता से निष्फल कर दिया था। संभवतः आपायिक और गोविंद दोनों दक्षिण महाराष्ट्र के स्थानीय शासक थे और वातापी को अधिकृत कर साम्राज्य स्थापित करने का सपना देख रहे थे। पुलकेशियन द्वितीय ने अपनी भेद नीति के सहारे गोविंद से मित्रता स्थापित की और आपायिक को देश से निष्कासित कर दिया। अब आइए जानते हैं कदम राज्य की विजय। इसके बाद पुलकेशियन का बनवासी के कदम्बों के साथ संघर्ष हुआ और कीर्तिवर्मा के समय में ही कदम राज्य पर चालुक्य का अधिकार प्राप्त हो गया। किंतु ऐसा लगता है कि गृह युद्ध से उत्पन्न राजनैतिक राजता का लाभ उठाकर कदम्बों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार पुलकेशियन ने कदम राज्य पर आक्रमण कर बनवासी नगर का विध्वंस किया। लेख में इस घटना का काव्यात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा गया है कि बनवासी का वैभव इंद्रपुरी के समान था और वर्धा नदी की ऊंचे तरंगों पर कूदते हंसों की मेखला उसकी शोभा बढ़ाती थी। जब पुलकिन ने सेना रूपी समुद्र द्वारा चारों ओर से घेरा गया तो बनवासी का भूमि दुर्ग समुद्र में एक टापू की भांति दिखाई देने लगा। इस प्रकार कदम्बों के विरुद्ध पुलकेशियन का अभिमान पूर्णतः सफल रहा और कदम राज्य वर्धमान चालुक्य साम्राज्य का अंग बन गया था। पुलकेशियन के कदम्ब विजय की पुष्टि इस बात से भी की जाती है कि इसी समय के आसपास कदम वंश के शासक इतिहास से ओझल हो जाते हैं। पुलकेशियन ने कदम राज्य को अपने सामंतों और आलूपों तथा सैनिकों में बांट दिया और आलूपों को कदम मंडल दिया, जिसमें कदम राज्य का अधिकांश भाग शामिल था, जबकि सैनिकों को बनवासी का नगर क्षेत्र मिला। कदम्बों पर अधिकार करने के बाद पुलकेशियन द्वितीय ने आलूपों पर पश्चिमी गंगा के विरुद्ध अभियान किया और ऐहोल परिस्थिति के अनुसार उसने आलूपों और गंगों को अपनी आसन्न सेवा का अमृतपान कराया था। आलूप कर्नाटक राज्य के दक्षिण किनारक जिले में शासन कर रहे थे और कुछ विद्वानों का माना जाता है कि आलूप कदम्बों के सामंत थे और पुलकेशियन द्वितीय के हाथों कदम्बों की पराजय के बाद उन्होंने पुलकेशियन की अधीनता स्वीकार कर ली। और कुछ विद्वान
कुंदवर्मस को आलूप वंश का शासक मानते हैं, जिसे पुलकेशियन ने कदम्ब मेंडल सौंपा था। और गंगों का अभिप्राय यहाँ तालकांड से गंग से है, जिनका नाम भाग्यवादी नाम से जाना जाता है। संभवतः पुलकेशिन द्वारा पराजित गंग शासक दुर्विनीत था, जिसने अपनी कन्या का विवाह पुलकेशिन से किया और पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम का जन्म इसी राजकुमारी के साथ हुआ था। अब आइए जानते हैं कोंकण से मौर्यों की विजय। आलूपों और पश्चिमी गंगों की विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने कोंकण प्रदेश पर आक्रमण किया, जहां मौर्यों का शासन था, और कोंकण के मौर्य बड़ी आसानी से पराजित हो जाते थे। ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार कोंकण प्रदेश में मौर्य रूपी लघु जलाशय प्रचंड सेना रूपी जलराशि द्वारा बहा दिया गया, जिसके बाद पुलकेशिन ने कोंकण की राजधानी पुरी, जिसे पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी कहा गया है, के ऊपर सैकड़ों नौकाओं के साथ आक्रमण किया। और पुरी की पहचान मुंबई के निकट एलिफेंटा द्वीप पर स्थित धारपुरी से की जाती है। संभवतः धारपुरी की पुलकेशिन के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य व्यापारी मार्गों पर नियंत्रण करना था, क्योंकि उस समय ये एक समृद्ध नगर पतन भी था। अब आइए जानते हैं लाट, मालव और गुर्जर प्रदेश। ऐहोल लेख से पता चलता है कि कोंकण विजय के पश्चात लाट, मालव और गुर्जर प्रदेशों ने बिना युद्ध किए पुलकेशिन की अधीनता स्वीकार कर ली, और ये तीनों राज्य पुलकेशिन समक्ष सामंतों की भांति आचरण करने लगे। लाट राज्य दक्षिणी गुजरात में कीम नदी के दक्षिण पर स्थित था। इसकी राजधानी नवसारिका यानी बड़ौदा स्थित नवसारी में थी। वहां अधिकार करने के बाद पुलकेशिन ने अपने ही वंश के किसी राजकुमार को लाट प्रदेश का शासक नियुक्त किया, और 643 ईस्वी के केरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि चालुक्य वंशीय विजय वर्मराज गुजरात में प्रांतीय शासक के रूप में शासन कर रहा था। इस राजकुमार को संभवतः पुलकेशिन द्वितीय ने ही लाट का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था। ऐहोल लेख के अनुसार मालव भी पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता मानते थे, किंतु नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मालवा कभी पुलकेशिन के अधीन था। संभवतः मालवा क्षेत्र वल्लभी के मैत्रक राज्य में शामिल था, और यहाँ के शासक ने हर्ष से भयभीत होकर पुलकेशिन की अधीनता स्वीकार की। और गुर्जर संभवतः भड़ोच के गुजरों से संबंधित थे, जिनका राज्य कीम और माही नदियों के बीच में वो स्थित था। वास्तव में तत्कालीन राजनीतिक दृष्टि से लाट, गुर्जर एवं मालव राज्यों की स्थिति विशेष महत्वपूर्ण थी। इस समय दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय तथा उत्तर में हर्ष विस्तारवादी नीति का पालन कर रहे थे, और पुलकेशिन ने हर्ष के पहले ही इन राज्यों को अपने अधीन कर लिया, जिसके फलस्वरूप चालुक्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा माही नदी तक विस्तृत हो गई। अब आइए जानते हैं हर्ष के साथ युद्ध। जिस समय दक्षिणापथ में पुलकेशिन द्वितीय अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, उसी समय उत्तरी भाग में हर्षवर्धन अनेक राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन करने में व्यस्त था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी, और दक्षिण और उत्तर भारत के दोनों महत्वाकांक्षी शासकों में युद्ध होना तो स्वाभाविक था ही। अतः हर्ष और पुलकेशिन के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई, और हर्ष के विरुद्ध सफलता पुलकेशिन द्वितीय की महानतम सामरिक उपलब्धि थी। इसलिए इस युद्ध का उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति के साथ साथ कल्याणी के चालुक्यों और कुछ राष्ट्रकूट अभिलेखों में भी मिलता है। और पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति से पता चलता है कि अतुलित वैभव समृद्धि युक्त सामंत समूह के मुकुटमणियों से चमत्कृत चरण कमल हर्ष युद्ध में आहंत असंख्य हस्ती सेना के आतंक से हर्ष रहित हो गया। अपार ऐश्वर्य द्वारा पालित सामंतों की मुकुटमणियों की आभा से आच्छादित, जिसका चरण कमल युद्ध में हाथियों की सेना के मार जाने के कारण भयानक दिखाई दे रहा था, ऐसे हर्ष के आनंद को उसने भय से विगलित कर दिया था। ऐहोल प्रशस्ति के विवरण से स्पष्ट है कि इस संघर्ष में हर्ष की सेना के बहुत से हाथी मारे गए, और इस विभत्स दृश्य से हर्ष भयभीत हो गया। और हेमसांग की जीवनी से भी ज्ञात होता है कि हर्ष यानी शिलादित्य अपार सेना के साथ दक्षिण की ओर बढ़ा, किंतु दक्षिणापथ स्वामी को अधिकृत करने में असफल रहा, और यद्यपि उसने पंच भारत से सेना और सभी देशों के सर्वश्रेष्ठ सेना नायकों को एकत्रित किया। और वातापी के अन्य लेखकों से भी पता चलता है कि संपूर्ण उत्तरापथ के अधिपति हर्षवर्धन को पराजित करने के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने अपना दूसरा नाम परमेश्वर रखा। कुछ विद्वान पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष की पराजय की बात स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार ऐहोल लेख के रचयिता रवि कीर्ति का विवरण एकांगी है।
हेन सांग के कथन से मात्र ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हर्ष पुलकेशियन को अपने अधीन नहीं कर सका तथा उसने दक्षिण की ओर उसका प्रसार रोक दिया। सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि तत्कालीन भारत के इन दो महान राजाओं के बीच होने वाला ये अकेला और अंतिम युद्ध नहीं था। उनके संघर्ष के बाद भी जारी रहे और 643 ईस्वी में हर्ष का कांगोद पर आक्रमण पुलकेशियन के विरुद्ध उसकी एक मोर्चाबंदी थी। अब आइए जानते हैं हर्ष पुलकेशियन युद्ध की तिथि कौन सी थी। हर्ष पुलकेशियन युद्ध की तिथि के संबंध में विवाद है। फ्लीट जैसे कुछ इतिहासकार इस युद्ध की तिथि 612 ईस्वी अथवा इसके कुछ पूर्व मानते हैं। पुलकेशियन के 612 ईस्वी के हैदराबाद के दानपत्र लेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने अनेक युद्धों के विजेता एक शासक को जीतकर परमेश्वर नाम धारण किया था। इस लेख में उसके जीत शत्रु का उल्लेख है, उसे तात्पर्य हर्षवर्धन से ही है। अतः ये युद्ध 613 ईस्वी के पहले हुआ होगा और हेन सांग के विवरण से पता चलता है कि हर्ष 612 ईस्वी तक अपना सारा युद्ध समाप्त कर चुका था। इससे स्पष्ट है कि वो 612 ईस्वी तक हर्ष पुलकेशियन युद्ध हो चुका था, किंतु अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। हैदराबाद दानपत्र 612 ईस्वी में जिस शत्रु शासक का उल्लेख है वो हर्ष नहीं हो सकता। यदि उसका तात्पर्य हर्ष से होता तो उसके नाम का उल्लेख अवश्य मिलता। पुलकेशियन का राज्याभिषेक 610 ईस्वी में हुआ और इसके पूर्व वो अपने चाचा मंगलेश के साथ गृह युद्ध में उलझा हुआ था। शासक बनने के बाद भी पुलकेशियन की प्रारंभिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं थी और उसे दक्षिण की कई प्रबल शक्तियों से युद्ध करना था। इसलिए राजा होने के 2 ही वर्ष में हर्ष जैसे प्रबल शत्रु का सामना करने की स्थिति में तो वो नहीं था और पुलकेशियन की परमेश्वर की उपाधि का हर्ष पराजय से कोई संबंध नहीं है। हेन सांग के विवरण के आधार पर हर्ष के युद्धों का कालक्रम निश्चित करना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि मातवान लीन के अनुसार हर्ष ने 618 से 627 ईस्वी तक कई युद्ध किए थे। अल्तेकर का विचार है कि हर्ष पुलकेशियन युद्ध 630 से 634 ईस्वी के बीच कभी लड़ा गया था। इसका एक कारण यह है कि वल्मी का युद्ध 630 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता और युद्ध का उसी का परिणाम था। पुनः पुलकेशियन ने 630 ईस्वी के लोनारा से प्राप्त लेख में उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख मिलता है उनमें हर्ष का नाम नहीं है, चूँकि 634 ईस्वी के एहोल अभिलेख में इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। वैसे पुलकेशियन द्वितीय और हर्ष तो बहुत बड़े दुश्मन एक दूसरे के तो वो थे ही। अब आइए जानते हैं कदम राज्य की विजय और कुछ पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का विवरण। तो पुलकेशिन का सबसे पहले कदम्बों के साथ संघर्ष हुआ था और कदम्बों के राज्य पर कीर्तिवर्मा के समय से ही चालुक्यों का अधिकार हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मंगलेश और पुलकेशिन के बीच हुए गृह युद्ध से चालुक्य राज्य में जो राजनीतिक अव्यवस्था फैली उसका लाभ उठाते हुए कदम्बों ने अपने को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कर दिया और अतः पुलकेशिन ने कदम्बों पर आक्रमण कर उसकी सेना बनवासी नगर को घेर लिया। एहोल लेख से पता चलता है कि बनवासी को ध्वस्त कर दिया गया था। लेख में इस घटना का काव्यात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा गया है कि बनवासी का वैभव इंद्रपुरी के समान था और वर्धा नदी की ऊंचे तरंगों पर कुड़ते हंसों की मेखला उसकी शोभा बढ़ाती थी। जब पुलकेशिन की सेना रूपी समुद्र द्वारा चारों ओर से घेरा गया तो बनवासी का भूमि दुर्ग समुद्र में एक टापू की भांति दिखाई देने लगा। अब आइए जानते हैं आलूप तथा गंग राज्य की विजय कैसे हुई। कदम्बों को जीतने के बाद पुलकेशिन ने आलूपों और गंगों के विरुद्ध अभियान किया और एहोल लेख के अनुसार उसने आलूपों और गंगों को अपनी आसन्न सेवा का अमृतपान कराया और आलूप दक्षिणी कन्नड़ जिले में शासन करते थे। गंगों से तात्पर्य तलकाड़ के पश्चिमी गंगों से है, जिनका साम्राज्य गंगवाड़ी नाम से जाना जाता है। आलूप कदम्बों के सामंत थे और कदम्बों की पराजय के बाद उन्होंने पुलकेशिन की अधीनता स्वीकार की और पराजित आलूप शासक कुंदवर्मरसस था। इसके बाद पुलकेशिन ने गंग नरेश दुर्विनीत को भी अपनी अधीनता मानने के लिए मजबूर किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन के साथ भी कर दिया था। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की पुलकेशिन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।